सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए हमने साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण चाणक्य सीरीज है वो स्टार्ट की थी और आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमारी साइंस की 4 क्लासें वो कंप्लीट हो चुकी है। जिन साथियों ने ये क्लासें नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पे सामान्य विज्ञान MCQ फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख लेना। और इसके अलावा देखिएगा जो साथी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने कंप्यूटर है वो ऑलरेडी करवा रखा है, तो कंप्यूटर की ये प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें 10 क्लास है जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन है वो करवाए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान भूगोल है वो भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने कंप्लीट करवा दी है 33 क्लासों में, तो ये क्लासें भी देख लेना। राजस्थान भूगोल आपके एग्जाम में 20 नंबर का आने वाला है, तो ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगी अगर आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा जो आनंद सर है जो राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है, उनके द्वारा पॉलिटी की 3 क्लासें वो ली गई हैं, तो ये 3 क्लासें हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इन क्लासों में आई थिंक उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है वो करवाए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये सारी प्लेलिस्ट है वो आप देख लेना। और आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है वो आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बहुत बड़े हैं लेकिन मैं आपको सीधा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो बता देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिएगा सही परिभाषा क्या होती है, और इसमें महत्वपूर्ण बात 2 कंडीशन है वो बनती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गतिमान होता है। अगर इसका उल्टा होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गतिमान होता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के इस क्वेश्चन में 3 उदाहरण है वो दिए गए हैं, एक उदाहरण नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये जो 3 उदाहरण है वो कौन कौन से हैं। एक तो है रेगिस्तान में मृग तृष्णा, दूसरा है हीरे की चमक या झिलमिलाहट, तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण। ये तीनों याद रख लेना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है और एग्जामिनर बार बार इनको पूछते हैं। क्लेडिस्कोप याद रख लेना, ये सूर्य और चंद्रमा से संबंधित घटना है कि जब सूर्य या चंद्रमा की तरफ एक रिंग सा बन जाता है उसको क्लेडिस्कोप वगैरह है वो कहा जाता है। तो ये याद रख लेना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इसको अपन शामिल नहीं करेंगे। अब देखिएगा जो 3 उदाहरण है, एक तो है रेगिस्तान में मृग तृष्णा जिसको अन्य नाम मृग मरीचिका के नाम से भी जाना जाता है, मृग मरीचिका। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मृग मरीचिका की घटना है वो किसके कारण होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और देखिएगा ये मृग तृष्णा वाली घटना आपने देखी होगी कि गर्मियों में आपने अगर ट्रेवल किया होगा तो रोड पे दूर आपको पानी दिखता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो ये जो घटना है ये मृग तृष्णा या मृग मरीचिका होती है और ये किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा देखिएगा हीरे की चमक, जो हीरे की आपको चमक दिखती है, इसमें जो आपको ये चमक दिख रही है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही दिख रही है। इसके अलावा तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचरण। देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर जिन्हें हिंदी में प्रकाशीय तंतु बोलते हैं, और ये वास्तव में क्या होती है, केबल होती है जिनके माध्यम से डेटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। और देखिएगा ये जो डेटा ट्रांसफ़र का काम है ये प्रकाश किरणों का संचरण करवा के और कौन सी तकनीक के माध्यम से किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तकनीक से किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी किसके उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ये 3 उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकिरणन का परिणाम नहीं है। प्रकाश का प्रकिरणन क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल में अलग अलग छोटे मोटे अवरोध हैं, उनसे जब ये टकराती है तो ये बिखर जाती है, फैल जाती है, स्कैटरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये घटना है वो प्रकाश का प्रकिरणन कहलाती है। देखिएगा प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है और वायुमंडल में जैसे धूल कण है तो उनसे टकराएगी तो वो फैल जाएगी, ये प्रकाश का प्रकिरणन होता है। ठीक है, अब देखिएगा पहला ऑप्शन है कि तारों का टिमटिमाना। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है, न कि प्रकिरणन का। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी ये जो प्रकाश का प्रकिरणन है इसके 3 उदाहरण दिए हुए हैं और ये तीनों उदाहरण आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कि साफ आसमान का नीला रंग। अब देखिएगा
सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी ना, तो वो फैल जाएगी और आसमान का रंग है वो नीला आपको दिखाई देगा। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखिएगा, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और आपने देखा होगा कि बंद कमरा है, ठीक है, उसमें खिड़की से अगर सूर्य की किरण आएगी तो वो क्या करेगी, उसमें धूल ऑलरेडी है, लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी तो वो धूल आपको दिखाई देगी और वो बिखरती हुई चलती हुई ऐसे दिखाई देगी, तो वो टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा तीसरा उदाहरण कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। अब सूर्य का रंग आप सभी जानते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल होता है। और वो वास्तव में देखिएगा वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की जब किरणें आती है तो वायुमंडल में जो धूलकण है या अन्य ओर है उनसे टकरा के बिखर जाती है और फिर अपन को आसमान में वो सूर्य के आसपास पूरी दूर तक लालिमाएँ लाल रंग की वो दिखाई देती है। तो ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो अभी मैंने आपको बताया सूर्य की किरण आती है तो वायुमंडल में आती है, तो वायुमंडल की उपस्थिति के कारण है वो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो देखिएगा प्रकाश की किरणें वो सीधी आती है, लेकिन जब अपन प्रिज्म से उसको गुजारते हैं तो अपने मूल या भौतिक जो रंग है उनमें विभक्त हो जाती है। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। वर्ण का मतलब हिंदी में शब्द है रंग, अपन बोलते हैं रंग, और वर्ण, वर्ण का मतलब कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा कि जो श्वेत प्रकाश है उसके घटक रंगों में विभाजन, यानी जो श्वेत प्रकाश है वो प्रिज्म से गुजरेगा तो अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाएगा। जैसा चित्र में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजर रहा है और अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो गया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ठीक है। ऊपर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पारित होता है तो वह कितने रंगों में विभाजित होता है। तो अभी मैंने आपको बताया 7 रंगों में विभाजित होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। तो बहुत ही आसान सा है ये क्वेश्चन, आप बता सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है मृग मरीचिका, अभी पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरे की चमक, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसका उदाहरण है। और प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो अगर आपने वो ऊपर वाला क्वेश्चन किया है तो ये आपको क्वेश्चन पता ही नहीं हो कि वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा ही नहीं हो और वर्ण विक्षेपण का आपसे उदाहरण पूछ लिया, तो ये 3 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो चौथा जो ऑप्शन बचेगा वो इसका राइट आंसर होगा। यानी वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है कि प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, यानी ये जो चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये प्रिज्म है और उसके बाद में ये जो मूल 7 रंगों में ये विभक्त हो रहा है ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश से वर्णक्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग किया था। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि छोटी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन दे रखा है विक्षेपण, परावर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो देखिएगा छोटे जल की बूंदें हैं और उनसे सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है ना, तो ये वर्षा की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म का काम करती है और जब इनसे गुजरती है तो ये अपने मूल 7 रंगों में प्रकाश की किरण है वो बढ़ जाती है और आगे जाके इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट होगा। यानी छोटे जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंद्रधनुष के निर्माण में विक्षेपण वाली जो घटना है वो भी होती है और साथ में अपवर्तन वाली घटनाएं वो भी होती है। तो याद रखिएगा अगर दोनों पूछे यानी दो के जोड़े देख के पूछे कि विक्षेपण परावर्तन, विक्षेपण अपवर्तन, तो देखिएगा इंद्रधनुष का निर्माण होगा वो विक्षेपण और अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन है वो बनने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के प्रथम अक्षर से बने शब्द से है। यानी देखिएगा जो ये 7 रंग हैं इनका अपन इंग्लिश नाम जब बोलते हैं, जैसे वी से वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, ओ से ऑरेंज होता है, आर से रेड होता है। तो इनके पहला अक्षर लेके जो क्रम बनेगा वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो क्रम बनेगा विबग्योर। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि देखिएगा आप देखेंगे उस प्रिज्म में ये क्रम ही बनेगा। यानी ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
प्रिज्म की तरफ मैं चलता हूँ। इस प्रिज्म में आप देखेंगे ये जो क्रम बनता है ना, यहाँ पे वी यानी वायलेट, इंडिगो, ठीक है, जामुनी, उसके बाद में नीला यानी ब्लू, हरा यानी ग्रीन, पीला यानी येलो, नारंगी यानी ऑरेंज और आपका यहाँ पे रेड। तो ये विबग्योर ऊपर से नीचे यानी अंग्रेजी के पहले अक्षर, ये जो कलर के नेम है इंग्लिश में उनके पहले अक्षर अपन ने लिए और ये विबग्योर हमने एक ट्रिक बना दी। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि एक इंद्रधनुष के निचले किनारे से ऊपरी किनारे तक रंगों का क्रम होता है। अब देखिएगा उसने पूछा इंद्रधनुष के निचले किनारों से ऊपरी किनारा, यानी नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले वायलेट आएगा, उसके बाद में इंडिगो आएगा, उसके बाद में ब्लू आएगा, फिर आपका ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज और लास्ट में रेड आएगा। तो ये क्रम बनेगा, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर का क्रम है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा विबग्योर यानी डी नंबर ऑप्शन। अगर वो ऊपर से नीचे पूछता, उल्टा पूछता, तो यहाँ पे क्रम बनता ROYGBIV, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन होता अगर वो ऊपर से नीचे पूछता। लेकिन इसने नीचे से ऊपर पूछा है तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। अब आपको पता ही है जो ट्रिक है विबग्योर। अब इसमें क्रम पूछा इसने कि ऐसा नहीं कि क्रम टूटना चाहिए, जैसे बैंगनी फिर ब्लू आगे, नहीं, 3 क्रम पूछा है कि जैसे बैंगनी, बैंगनी के बाद ये आपका इंडिगो फिर ब्लू, ऐसे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा नीला, तो यहाँ पे आप कहेंगे नीला ब्लू है, उसके बाद में ग्रीन, ग्रीन आ रहा है, लेकिन बाद में बैंगनी यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्रम नहीं बना, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा बैंगनी यानी वॉयलेट, हरा, ग्रीन, ये भी क्रम नहीं बना, फिर नीला दे रखा है यहाँ पे, तो ये पहले पे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये क्रम नहीं बना। इसके बाद में सी नंबर ऑप्शन देखिएगा कि नीला यानी ब्लू, पीला यहाँ पे ये आ गया, फिर हरा, तो ये भी क्रम नहीं बना, इस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इसमें क्रम बन रहा है। ब्लू यानी नीला 1 नंबर पे, फिर देखिएगा हरा यानी ग्रीन 2 नंबर पे, फिर आपका पीला यानी येलो 3 नंबर पे, तो ये क्रम बन रहा है। तो यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में व्यक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, अब विबग्योर है वो आप लिख लेंगे, और उसके बाद में 3 रंग है वो इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से, बीच में जी यानी ग्रीन, हरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे कम इन 7 रंगों में विचलित होता है वो होता है लाल रंग। यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक तो वो विचलन के बारे में पूछेगा और एक आपका तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछेगा। और देखिएगा जो विचलन और तरंग दैर्ध्य है वो आपस में दोनों उल्टे होते हैं, यानी विचलन अगर कम है तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, अगर तरंग दैर्ध्य कम है तो विचलन ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी उल्टा होता है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया इन 7 रंगों में सबसे कम विचलन वो लाल का होता है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा यानी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य वो अधिक होगी, यानी अधिकतम तरंग दैर्ध्य और विचलन कम। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे मैं क्वेश्चन आपको करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि बैंगनी है उसका विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी का विचलन है वो सबसे अधिक है, कौन से कलर का? बैंगनी का। तो इसका मतलब इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होगी, यानी ये उल्टा होते हैं विचलन और तरंग दैर्ध्य। अब क्वेश्चन देखिएगा आगे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो अभी मैंने आपको बताया बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, प्रकाश के कौन से रंग की सबसे लंबी या अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है? तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य वो सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, यानी जो प्रकाश की ये विकिरण होती है इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश की जो विकिरण है वो तरंग है उसके रूप में भी चलती है और कणों के रूप में भी चलती है, यानी प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति का होता है। जैसे तरंगों के रूप में उदाहरण लें तो अपने परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ये सारे जो पढ़ते हैं ये क्या है? प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसको दर्शाते हैं, जबकि प्रकाश की जो कण प्रकृति है वो कौन दर्शाते हैं? तो वो जैसे इसका उदाहरण आपको बताऊं तो एक तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये क्या है? प्रकाश की कण प्रकृति है वो दर्शाता है, यानी विद्युत प्रभाव।
ये कण प्रकृति को दर्शाता है। और इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव है, ये भी प्रकाश की जो कण प्रकृति है उसको दर्शाता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश है उसकी दोहरी प्रकृति होती है, तरंग और कण दोनों के समान है, ये इसकी प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है। देखिएगा, एंडोस्कोपी होती है एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल पेट और शरीर के अन्य जो आंतरिक अंग है उनकी जांच के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और ये जो काम करती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर काम करती है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तो ये कथन हमने ऊपर पढ़ा था, इसका मतलब पहला ही राइट है, और तीनों ही कथन है वो गलत है। अब इन तीनों कथनों को ध्यान से देखिएगा कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, नहीं, ये गलत है, इसकी सबसे कम होती है, सबसे कम। उसके बाद में देखिएगा बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, ये भी गलत है, याद रख लेना, लाल रंग का वेग है ना वो अधिक होता है बैंगनी से। और चौथी बात ये भी महत्वपूर्ण है कि लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, नहीं, आवृत्ति के संबंध में आपसे पूछे कि लाल की अधिक होती है या बैंगनी की, तो आवृत्ति याद रख लेना बैंगनी की अधिक होती है। ठीक है, ये भी जो नीचे ऑप्शन है इनमें जो बातें गलत लिखी गई है ये भी मैंने आपको सही करवाई, और आपको ये बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिएगा, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, ये क्या प्रभाव है या इस घटना को क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, ये जो घटना है वो कहलाती है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश के पथ पर अगर अपन अपारदर्शी छोटी वस्तु रख देते हैं तो वस्तु के किनारों से प्रकाश है वो मुड़ के गुजरेगा, ये विवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आज का होमवर्क क्वेश्चन कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है कितने डिग्री का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपके साथी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।